नमस्कार। आर्य स्ट्रीट फंड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो शुरू किया जाए। देखें, कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। जीन पियाजे जी को, वाइगोस्की जी को और कोलबर्ग जी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कोलबर्ग जी नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किए। थोड़ा सा हम लोग कोलबर्ग जी के बारे में, उनके परिचय के बारे में जान लेंगे। ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन आता है कहाँ के रहने वाले थे। जैसे आप से पियाजे जी स्विट्ज़रलैंड के थे और वाइगोस्की जी रूस के थे और ये जो है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। फिर इन्होंने जो है ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इन्होंने 11 कहानियाँ, कितनी कहानियाँ? 11 कहानियाँ पर इनका नैतिक विकास का सिद्धांत है, जिसमें एक हाइनज या उसको कहीं कहीं हाइनिज भी बोलते हैं। हाइनिज कन्फ्यूज हो जाएगा। या कहीं कहीं हिंज भी बोलते हैं, हिंज, या कहीं कहीं हिज भी बोलते हैं, हिज। ये अमेरिकन नाम है। तो ये हाइनज ये एक कहानी थी जिससे ये प्रभावित होकर के लगभग 20 वर्षों तक साक्षात्कार विधि का, किस विधि का? साक्षात्कार विधि का प्रयोग किए और लगभग जो है 20 वर्षों तक, कितना? 20 वर्षों तक। और कितने बच्चों पे? 72 बच्चों का इन्होंने बच्चों पर जो साक्षात्कार विधि से प्रयोग किया। और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे। और इस तरीके से और 1927 में इनका जन्म हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से इनके बारे में हम लोग जान जाएंगे। अब इसमें जो हाइनज या हाइनिज या हिंद या हिज की जो कहानियाँ थी, इन कहानी से ये प्रेरित होकर के नैतिक विकास का सिद्धांत दिए। इस कहानी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। कहानी क्या थी? कहानी थी कि एक हाइनिज नामक आदमी रहता है और उसकी बीवी की तबीयत खराब हो जाती है और उसको कुछ असाध्य बीमारी हो जाती है, जो गंभीर बीमारी हो जाती है। बहुत परेशान होता है, वही दवा ववा करता है इधर उधर से, लेकिन वो ठीक नहीं होती है। और कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि कहीं कोई एक बहुत बड़ा डॉक्टर और केमिस्ट मिल करके कोई दवा का रिसर्च किए हैं और उस दवा से उसकी बीवी की तबीयत ठीक हो सकती है। वो वहाँ जाता है और संपर्क करता है डॉक्टर और केमिस्ट से। तो डॉक्टर इलाज के लिए
बताता है कि भाई दवा तो मेरे पास नहीं है, मैं देख लूँगा, लेकिन दवा उसके पास है, केमिस्ट के पास, जो फार्मासिस्ट है, जो मेडिकल हॉल चलाता है। तो वहाँ जाता है वो, और वो जब वहाँ जाता है तो वो दवा मांगता है। दवा के बदले में जो केमिस्ट रहता है उससे 10 गुना पैसा मांगता है, क्योंकि वो दवा जो है बड़ी कारगर दवा होती है। तो वो कहता है कि मेरे पास तो उतने पैसे नहीं हैं। तो कहता है ठीक है, मैं दवा नहीं दूंगा, चला जाता है वो। फिर कुछ दिन के बाद आता है और कहता है ठीक है, आप दवा निकालो, मैं जो है पैसे आपको दे रहा हूँ। और वो दवा जो निकालता है काउंटर पर रखता है, और वो दवा लेकर के हाइनेज नामक जो व्यक्ति है वो दवा लेकर के भाग जाता है, अर्थात चोरी कर लेता है, वो दवा चोरी करके भाग जाता है। तो इसी के आधार पर ये जो कोलबर्ग थे, इन्होंने 3 बातें दी, 3 परिस्थितियां इनके सामने आई। इसी के आधार पर हाइनेज की जो कहानी थी, उन्होंने कहा कि जो हाइनेज था उसको उन्होंने चोरी किया। हाइनेज था वो चोरी किया, और चोरी उसको नहीं करना चाहिए था। हाइनेज चोरी किया। इन्हें 3 परिस्थितियां आई। कितनी परिस्थितियां आई? 3 परिस्थितियां। 3 परिस्थितियां आई। पहली था कि चोरी किया उसने। हाइनेज ने चोरी किया। चोरी करना पाप है, अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए, इन्होंने ये कहा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हाइनेज ने चोरी किया, उसकी बीवी की तबीयत खराब थी, दवा चुराया, ठीक है, लेकिन उसके बदले में जो अपराध किया उसने, उस अपराध की सज़ा उसको भुगतनी चाहिए। यानी चोरी की सज़ा भुगतनी चाहिए उसको, ठीक है। कुछ लोगों ने मतलब ये जब कई लोगों से कोलबर्ग ने पूछा तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हाइनेज ने चोरी किया, चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा भाई चोरी किया, ठीक है, उसको चोरी की सज़ा भुगतनी चाहिए, बाद में उसको सज़ा हो जाए, जेल हो जाए, जो भी जुर्माना हो जाए लगा दिया जाए, वो सज़ा काट लेगा। और तीसरी बात, 3 परिस्थितियाँ, तीसरी परिस्थितियाँ आई है कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, उसने चोरी नहीं की, क्योंकि एक जो केमिस्ट था बहुत पैसे वाला था, बहुत अमीर था वो, और वो ये मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी कि एक का 10 गुना दाम ले रहा था, अर्थात 1000 की अगर दवा तो 10,000 ले रहा था, 10,000 की दवा तो 1 लाख ले रहा था। तो इस तरीके से वह जो है जो केमिस्ट था, जो दुकानदार था, वो बहुत ही अनैतिक था। एक कहा जाएगा कि एक तरीके से भ्रष्ट था, जो उसको नहीं करना चाहिए था, सामाजिक नहीं था, क्योंकि जितनी की दवा थी उतने में देना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि चोरी करना कोई पाप नहीं किया, उन्होंने चोरी की, अपनी बीवी को बचाया। तो इस तरीके से चोरी करना कोई पाप नहीं है, क्योंकि जो है किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, अगर थोड़ा सा उसमें से दे भी दे तो क्या उसे नुकसान पड़ता है? भाई उसकी बीवी तो बच गई, उसके पास पैसा नहीं था, पैसे के अभाव में अगर उसकी बीवी मर जाती वो अकेला हो जाता। तो चोरी करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उसने अच्छे कामों के लिए चोरी किया। भाई बीवी की तबीयत खराब थी, उसको ठीक करने के लिए दवा चुराई। तो इस तरीके से, और एक है ना, एक समुद्र से समुद्र से कि 1 लोटा पानी निकालने में तो क्या उसका करता है, तो उसके पास बहुत अथाह पैसा था, अगर उसे थोड़ी सी पैसे से दवा चुरा ली तो क्या होता। तो ये 3 बातें जो थी, ये हाइनेज चोरी की, चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना पाप है। और उसने दूसरी बात, कुछ लोगों ने कहा कि चोरी ठीक है, उसने चोरी कर ली, भाई उसकी बीवी की तबीयत खराब थी और उसको सज़ा
उसके बदले में सज़ा भुगतनी चाहिए। जो भी अपराध किया तो अपराध की सज़ा उसको होनी चाहिए। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, चोरी करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर किसी अच्छे काम के लिए कोई चोरी कर रहा है तो चोरी करना कोई बुरी बात नहीं है। तो इस आधार पे उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। और इसमें जो है नैतिक विकास के सिद्धांत के दो घटक हैं, तत्व हैं। नैतिक विकास यानी कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के घटक, या इसको तत्व भी कह लेंगे या कारक भी कह लेंगे या सार कह लें या सारांश कह लें, तो कुछ भी आप कह सकते हैं, कई नामों से इसको जाना जा सकता है। तो इन्हीं दो घटक या तत्व या सार या सारांश पे उन्होंने पूरा अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अब ये क्या है? पहला है मोरल डिलेमा। मोरल डिलेमा अर्थात नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका है। दूसरा है मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा, ये नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा, ये दो शब्द जो है हर व्यक्ति के, हर बालक के जीवन में हर समय आते रहते हैं। और इस आधार पे बालक जो है जब कोई एक रास्ता चुन लेता है तो वहीं नैतिकता का जन्म होता है। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे मोरल डिलेमा के बारे में। मोरल डिलेमा अर्थात नैतिक दुविधा। आप समझ लें नैतिक दुविधा क्या है। हर व्यक्ति के जीवन में हर समय अगर कोई कार्य वह करता है तो कुछ लोग उसको मना करते हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे पास पड़ोस हो, चाहे समाज हो। व्यक्ति जहाँ भी रहता है वह हर परिस्थितियों में हर समय, जैसे कहीं कोई बात हो रही है और किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो उसको बाद में वह सोचता है कि अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब एक असमंजस दुविधा वाली स्थिति हो जाती है कि मुझे यहाँ यह शब्द बोलना चाहिए था, ऐसे बोलना चाहिए। जैसे आप देखें मोरल डिलेमा नैतिक दुविधा में होता क्या है कि जैसे आप फिल्म में देखते होंगे एक विलेन और एक हीरो, मतलब नायक और खलनायक। विलेन पकड़ लेता है नायक को, उसके परिवार के, उसकी पत्नी को, उसके माँ को, और बोलता है कि तुझे तो पहले गोली मारूं कि तेरी माँ को मारूं। तो वहाँ भी वो दुविधा, मतलब कि जीवन में हर समय जो है दुविधा रहती है। और उस दुविधा का जब वो कन्फर्मेशन कर लेता है, निष्कर्ष निकाल लेता है, तो वहाँ से फिर नैतिकता आती है। तो फिर उसके बाद इस तरीके से जैसे आजकल प्रेम विवाह हो रहा है, लव मैरिज हो रही है, लोग यंग जनरेशन उसमें ज़्यादा विश्वास कर रही है। वो अलग बात है कि बाद में जाकर के विच्छेदन वगैरह हो जा रहे हैं, जैसा भी कुछ है। तो इस तरीके से तो वहाँ पे क्या होता है कि माँ बाप विरोध करते हैं, लेकिन जो लव कर रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वह जो है कुछ समय के लिए दुविधा में रहता है। जब उसके माँ बाप विरोध करते हैं, चाहे लड़का का चाहे लड़की की, तो वो कहता है कि माँ बाप को छोड़ूं कि अपने प्रेमी को के साथ रहूं या प्रेमिका के साथ रहूं। प्रेमी मतलब लड़का सोचता है प्रेमिका के साथ रहूं, लड़की सोचती है प्रेमी के साथ रहूं कि माँ बाप के साथ रहूं। तो इस तरीके से हर समय जीवन में पग पग पर भी, विद्यालय में ही आप देख लें, विद्यालय में बच्चा जाता है और वहाँ भी उसके सामने तमाम समस्याएं आती हैं। समस्याओं का फेस वो करता है, टीचर के सामने हो या सहपाठियों के सामने हो। तो जब वो उस तरीके से नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा, ये सब आप बहुत ही बार आता है। मोरल डिलेमा क्या है? इसको नैतिक दुविधा की असमंजस की स्थिति। किसकी स्थिति?
मंजस, असमंजस की स्थिति, असमंजस की स्थिति, इसको आप समझ लें कि असमंजस की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति। और इस तरीके से दूसरा था आपका मोरल रीजनिंग, मोरल रीजनिंग ये आपका है नैतिक तर्कणा, नैतिक तर्कणा, नैतिक तर्कणा, ये नैतिक तर्कणा। तो नैतिक तर्कणा में क्या होता है कि अब हर व्यक्ति, हर बालक के सामने जो कन्फ्यूजन आता है, जो असमंजस की स्थिति आती है, जो दुविधा आती है, उसको जब वो क्लियर कर लेता है, उसके स्वविवेक से अपने वह जो है एक तर्क कर लेता है, एक रीजनिंग कर लेता है कि नहीं ये काम मेरे लिए सही है, तो वह जो है नैतिक तर्कणा है। क्या है? नैतिक तर्कणा है। अब उसी में जो दो उदाहरण मैंने आपको दिया, या जितने भी समाज में आप देख रहे हैं आज, इसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके देखें, अपने आप में जोड़ करके इसको देखें। तो जब आप किसी चीज़ को लेकर के दुविधा में रहते हैं, घर से मैं निकल गया, मुझे ये लाना चाहिए था, मैंने ये ले लिया, बच्चे के लिए ये लेना चाहिए था, बीवी के लिए ये लेना चाहिए था, माँ के लिए ये लेना चाहिए था, फिर आप कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बाद में भी ले लेंगे। यानी जब आप उसको उस दुविधा भरे माहौल से जब आप उसको स्पष्ट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं नैतिक तर्कणा। ये दो चीज़ें आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा। फिर हम लोग समझेंगे जो हम लोगों का मेन टॉपिक है कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को की 6 अवस्थाएं बताएं, 3 स्तर बताए और 6 अवस्थाएं बताएं। तो इस तरीके से स्तर होंगे 3, यानी लेवल होंगे 3, और अवस्थाएं, स्टेजेज होंगी 6। यानी हर लेवल में 2 अवस्थाएं होंगी। यानी हर लेवल में कितनी अवस्थाएं होंगी? 2 अवस्थाएं होंगी। तो पहला स्तर हम लोग देखते हैं नैतिक विकास का, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थियरी, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें हमने कहा कि उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई? 6 अवस्थाएं बताई। और स्तर कितने बताएं? 3 बताएं। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। स्तर 3, अवस्थाएं 6, हर स्तर की 2 मतलब अवस्थाएं, इस तरीके से। तो पहली अवस्था आपकी है, पहली अवस्था है पूर्व नैतिक स्तर। पहला स्तर मतलब इसको आप लेवल कह लें। लेवल में पहला लेवल है, पहला स्तर पूर्व नैतिक स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व रूढ़िगत स्तर या पूर्व औपचारिक स्तर। देखिए इसको इतने नामों से जाना जाता है। और इसका आयुकाल कितना होता है? आयुकाल आप समझ लें 4 से लेकर के 11 वर्ष। कहीं के 10 दिया रहता है, लेकिन राइट जो है 11 वर्ष। हमने कई किताबों का अध्ययन किया है, उसमें यह है 4 से लेकर के 11 वर्ष। चूँकि बच्चा जो है जब जन्म लेता है तो वह नैतिक
नहीं रहता है। एक तरीके से कहा जाए, हम ये भी नहीं कह सकते, कोलबर्ग ने ये भी नहीं कहा कि बच्चा जो है अनैतिक रहता, उन्होंने ये नहीं कहा, क्योंकि नैतिकता शब्द ही जो है वो बच्चा जो है समाज से सीखता है, परिवार से सीखता है, अपने माँ बाप से सीखता है। यानी कि ये जो नैतिक स्तर है, ये नैतिक शब्द जो है ये जन्मजात नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह नैतिकता सीखता है। तो कोलबर्ग ने बताया कि जो 4 वर्ष के पहले का स्तर है, 4 वर्ष से ही बच्चे के विकास में नैतिकता का धीरे धीरे जो है समावेश होने लगता है, और 4 वर्ष से 11 वर्ष की जो है वर्ष तक बच्चे में ये पूर्व नैतिक स्तर होता है। धीरे धीरे जो है वहाँ से नैतिकता का वो होता है, और इस तरीके से इसको पूर्व नैतिक स्तर भी कहेंगे, पूर्व परंपरागत स्तर भी कहेंगे, पूर्व रूढ़िगत स्तर, पूर्व औपचारिक स्तर। इसको याद रखिएगा। आयु काल जो होता है 4 से 11 वर्ष। ठीक, अब इसमें जो है पहले स्तर में कि इसको कहेंगे प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्या कहेंगे? प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी प्री कन्वेंशनल लेवल कहेंगे इसको, प्री कन्वेंशनल लेवल या फेज कहेंगे, प्री कन्वेंशनल लेवल। तो इस तरीके से इसमें अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें 2 अवस्थाएं उन्होंने कौन कौन सी बताई, उसको भी हम लोग देखते चलते हैं। पहले स्तर की जो है 2 अवस्थाएं, पहले स्तर की 2 अवस्थाएं में पहली अवस्था आपकी है पहले स्तर की पहले स्तर की पहली अवस्था। इसको आप देखें, पहले स्तर की पहली अवस्था क्या है? आज्ञाकारिता, नंबर 1 आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था, दंड की अवस्था। ठीक है, आज्ञाकारिता है दंड की अवस्था। तो इसमें क्या होता है, इसको पुरस्कार और दंड की अवस्था भी कहते हैं, पुरस्कार एवं दंड की अवस्था भी आप कहते हैं। इसमें बच्चा जो है एक तरीके से नैतिकता का विकास बच्चे में जो है पूर्ण रूप से नहीं होता है, और बच्चा जो है यह सोचता है कि अगर वो कोई कार्य कर रहा है, जैसे उसको आज्ञा दी गई कि बेटा ये काम करके लाओ, और उसको कहा गया कि ठीक है बहुत अच्छे, तूने बहुत अच्छा कार्य कर दिया, तो वह बच्चा उसको जो है नैतिक मान लेता है कि मैंने ये काम किया और यह काम जो है नैतिक है। चाहे घर में हो चाहे पड़ोस में हो। तो बच्चा जब 4 वर्ष से लेकर के लगभग, ये तो अवस्था 4 से लेकर के पहली अवस्था जो आपकी थी पूर्व नैतिक अवस्था 4 से 11 वर्ष की थी, तो इसमें 4 वर्ष से 7 वर्ष तक जो बच्चा आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था में, उसमें बच्चा क्या करता है कि कोई कार्य करता है, उसके गार्जियन या उसके माँ बाप या उसके परिवार के लोग या समाज के लोग जब कोई कार्य उसको करने के लिए कहते हैं, तो बच्चा जो है जब कर लेता है तो उसको कहते हैं शाबाश बेटा बहुत अच्छे, तुम शेर हो, वेरी गुड। स्कूल में जाता है, मैम या टीचर उसको कुछ लिखने के लिए देते हैं, उस पर जब गुड का निशान बना देते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है, बार बार उसको करता है। वही चीज़ उसको जो है नैतिक का रूप धारण कर लेती है। तो उस तरीके से, और अगर उसको दंड मिल गया, उसको डांट दिया टीचर ने, बैठो चलो तुमको कुछ नहीं आता है, तुम ये नहीं किए, वो नहीं किए, ऐसे नहीं किए, तो उस कार्य को बच्चा नहीं करता है, वो नहीं दंड की अवस्था। बच्चा इसमें क्या करता है, नैतिक नहीं रहता है, नहीं रहता बच्चा क्या करता है, नैतिक नहीं रहता है। और बच्चा जो है
कार्य करने के बाद जो है वह ये चाहता है कि मेरी जो है मुझे कुछ पुरस्कार के रूप में मिले। बच्चा पुरस्कार चाहता है, यानी बच्चा पुरस्कार चाहता है, नाम से ही स्पष्ट है, आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था। तो इस तरीके से पहला था, और इसको हम कहेंगे इंग्लिश में जो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज की आज्ञाकारिता, यानी उसकी, अब आप समझ लें कि जैसे बच्चा आपके घर में भी होगा तो वो बच्चा आज्ञाकारी कार्य जो करता है, आप उसको आज्ञा देते हैं तो वह बच्चा जो कार्य करता है, अगर आप उसको प्रोत्साहित कर देते हैं तो बच्चा उसको बार बार करता है, और वही उसी काम को वह बच्चा नैतिक समझता है। यानी उसकी नैतिक तर्कणा का विकास नहीं होता, नैतिक नहीं रहता है, यानी उसके अंदर जो है तर्क करने की शक्ति नहीं रहती, तर्क करने की शक्ति विकसित नहीं हो, मतलब रहती है, नहीं रहती है। तो पुरस्कार और दंड ही उसके लिए नैतिक है, एक तरीके से आप समझ लें, पुरस्कार और दंड ही उसके लिए नैतिक है। दूसरा हम लोग देखेंगे, यानी पहले स्तर की दूसरी अवस्था। अब देखें पहले स्तर की, पहले स्तर की दूसरी अवस्था में आप देखेंगे, अब इसको क्या कहते हैं कि अहम की अवस्था, यानी अहम नाम से अहम की अवस्था, ठीक है, जिसको ईगोसेंट्रिक कहते हैं, ईगोसेंट्रिक स्टेज, ईगोसेंट्रिक स्टेज, ठीक है। फिर कहते हैं जैसों को तैसा की अवस्था, जैसे को तैसा की अवस्था, यानी टिट फॉर टैट, और कहते हैं अदला बदली की अवस्था, अदला बदली की अवस्था, यानी एक्सचेंज स्टेज। तो इस तरीके से आपकी, अब समझ लें, इसमें बच्चे का जो, यानी पहला स्तर आपका जो था, पहला स्तर जो आपका था नैतिक स्तर था। कौन था ना? नैतिक स्तर। ये आप समझ लें, तो कंफ्यूज मत होइएगा, लिख नहीं रहे हैं, नैतिक स्तर आपका था। तो ये नैतिक स्तर आपका जो था उसकी ये दूसरी अवस्था है। नैतिक स्तर आपका था 4 से लेकर के 11 वर्ष तक का, इसको आप भूलिएगा मत। और इसमें जो है, इसमें बच्चा जो है कि अंदर ईगो की भावना आ जाती है। बच्चा से कोई कार्य कहा जाता है तो उसके अंदर तर्क जो है विकसित होने लगता है, तर्क का विकास होने लगता है, ठीक है। और इसमें तर्क का विकास होने लगता है, और बच्चा जो है नहीं किसी कार्य के बदले जैसे को तैसा, जैसे किसी बच्चे ने स्कूल में उसकी कॉपी फाड़ दी तो वो बच्चा भी उसकी कॉपी फाड़ेगा, यानी जैसे कि तैसे की अवस्था। मतलब कि अगर किसी ने उसको मार दिया, घर में कोई पेरेंट्स है, भाई है, बहन है, या कोई भी है, उसको टच कर दिया तो वह भी उसको मारने का प्रयास करेगा। उसका खिलौना कोई तोड़ दिया तो भी उसके खिलौने को तोड़ेगा। यानी कि जैसे कि तैसे की, जैसा कि तैसे ये अवस्था। एक हाथ से जैसे कहते हैं ना, हाथ मिलाने की अवस्था, मतलब हाथ मिलाएंगे तो वो भी हाथ बढ़ाएगा, यानी दोनों हाथ से ताली बजती है। ये इस तरीके से आप समझ लें कि नैतिक तर्क का विकास होने लगता है, और बच्चा
अदला बदली की अवस्था का मतलब है कि बच्चे से कोई कार्य कहा जाता है करने के लिए, तो बच्चा कहता है उसके बदले मुझे क्या मिलेगा, मैं जब ये कार्य करूँगा तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो जब उसकी मम्मी से वो कहता है कि मुझे भी कुछ चाहिए, या उसको मम्मी उसको पैसा देती है कि जाओ बाज़ार से ये सामान लाओ, मार्केट से ये दुकान से लाओ, तो वो उसके बदले कहता है मुझे क्या मिलेगा, तो वो कह देगी कि ठीक है टॉफ़ी ले लेना, कुरकुरे ले लेना और चॉकलेट ले लेना, बिस्कुट ले लेना, जो भी इस तरीके से। तो वो उसकी अपेक्षा करने लगता है कि मुझे क्या मिलेगा, अदला बदले की अवस्था, एक्सचेंज स्टेज। तो इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो है थोड़ा सा तर्क का विकास होने लगता है, और बच्चा समाज में कि जो वह उस समाज की उस चीज़ों को फॉलो करने लगता है कि मुझे अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें मेरा भी कुछ लाभ है, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। यानी अदला बदली की अवस्था, अहम की अवस्था, इगोसेंट्रिक स्टेज, जैसे को तैसा की अवस्था, अदला बदली की अवस्था, इस तरीके से ये आपकी दूसरी अवस्था थी। अब आप हम देखेंगे ये तो आपकी पहले स्तर की दो अवस्थाओं को हमने बता दिया। अब दूसरा स्तर आपका क्या था, दूसरा स्तर था नैतिक स्तर। दूसरा स्तर आपका था नैतिक स्तर। नैतिक स्तर, इसको परंपरागत स्तर या रूढ़िगत स्तर या औपचारिक स्तर, औपचारिक स्तर भी इसको कहेंगे। तो इसको कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेंशनल स्टेज। इसकी आयुकाल क्या होती है? आयुकाल इसका होता है 11 से 18 वर्ष। कहीं कहीं आप देखेंगे 10 से लेकर के 13 भी दिया रहता है, तो उसमें कन्फ्यूजन से होइएगा। ये आपका 11 से 18 वर्ष तक का होता है। और इसमें भी उन्होंने 2 स्तर बताया। कौन सा स्तर बताया? 2 अवस्थाएं बताई, सारी स्तर नहीं, 2 अवस्थाएं बताई। तो हम लोग उस 2 अवस्थाओं को अब जानेंगे, ठीक है। इसको दूसरे स्तर, ये दूसरा स्तर था, और दूसरे स्तर की अगर पहली अवस्था हो जाएगी तो अवस्था वो 3 हो जाएगी, और फिर उसमें दूसरी जब इसकी होगी तो अवस्था 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से दूसरे यानी नैतिक स्तर की अवस्था नैतिक स्तर की अवस्था में आप समझ लें, अगर मान लीजिए पहली है तो पहली का मतलब तीसरी अवस्था, ठीक है, तीसरी अवस्था हो जाएगी। नैतिक स्तर की अवस्था यानी तीसरी अवस्था हो जाएगी वो। अब इसमें क्या है कि अंतर्वैयक्तिक सामंजस्य की अवस्था, अंतर्वैयक्तिक जस की अवस्था। अंतर्वैयक्तिक सामंजस्य की अवस्था। दूसरा है ऐसी, इसको और किस नाम हो जाता है? प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था, ठीक है। और इसको कहेंगे अनोखा काल की नहीं, अनोखा काल नहीं, कन्फर्म नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, प्रशंसा की अवस्था देख लेते हैं। प्रशंसा की अवस्था और अच्छा लड़की, अच्छा लड़का
अच्छा लड़का, अच्छी लड़की की अवस्था। तो इसको अंतर्वैयक्तिक, इंटर रिलेशनशिप सोशल स्टेज, इंटर रिलेशनशिप सोशल स्टेज इसको कहेंगे। यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो हम लिख देते इंटर रिलेशनशिप सोशल स्टेज। प्रशंसा की अवस्था है एज ऑफ एप्रोसिएशंस, और अच्छा लड़की एज ऑफ एप्रोसिएशन ये है। और यहाँ है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल, ठीक है। तो ये गुड बॉय नाइस गर्ल। तो अब यहाँ देखें जो नैतिक स्तर की अवस्था थी, पहली अवस्था में को हम तीसरा नाम दे रहे हैं। इसमें क्या करता है कि बच्चा जो है अंतर्वैयक्तिक, अब इसमें कन्फर्म कर लें, एक अंतर्वैयक्तिक है, एक अंतरावैयक्तिक है। अब अंतर्वैयक्तिक किसे कहते हैं, अंतरावैयक्तिक किसे कहते हैं? तो अंतर्वैयक्तिक का मतलब कि दूसरे से संबंध रखना, दूसरे से कोरिलेशन करना, दूसरे से जो है अंतर्क्रिया करना। और अंतरावैयक्तिक क्या है? अंतरावैयक्तिक मतलब कि स्व से संबंध रखना, स्व से क्रिया करना, स्व से बातें करना, अपने आप से बातें करना, अपने आप से जो है संबंध रखना। तो इस तरीके से ये अंतर्वैयक्तिक सामंजस्य की अवस्था। अब इसमें बच्चा क्या करता है कि समाज से बात करना शुरू कर देता है। वो क्या करता है? समाज से बात करना शुरू कर देता है, और समाज के नियम हो गए, जैसे समाज के रीति रिवाज हो गए, जैसे समाज की परंपराएं, रहन सहन, खान पान, आचार विचार को वह समझने लगता है, और वह कुछ ऐसे कार्य करता है, नहीं समाज से संबंध रखने लगता है। इसमें थोड़ा सा समाज से संबंध रखता है, रखना शुरू कर देता है, और समाज से अंतःक्रिया करता है, समाज की बातों को जो है वह अपने तर्क के आधार पर सोचने लगता है। और प्रशंसा की अवस्था, उसमें बच्चा ये सोचता है कि मैं क्या काम करूं कि मेरी प्रशंसा हो। वह ये चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो, मैं कोई ऐसा कार्य करूं कि मेरी प्रशंसा हो। वह प्रशंसा चाहता है, वह हर समय जो है ऐसे कार्य करने की बात करता है जिसमें उसकी प्रशंसा हो। तो इस तरीके से, और अच्छा लड़का बनने की बात वह करता है। बच्चे के अंदर जो है वो कहते हैं ना कि एकदम तूफान मारती है, जो है विचारधाराएं जो है तूफान मारती है। जैसे कि प्रशंसा की अवस्था, वो बच्चा ये सोचता है कि मैं आगे चल करके पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा और निःशुल्क सेवा करूंगा। तो उसमें सोचता है मेरी प्रशंसा होगी, मैं अच्छे से पढ़ूं ताकि मेरी प्रशंसा हो। और फिर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की बात जो होती है, वो ये सोचता है कि मैं एक नेता बनकर के समाज का सुधार करूंगा, मैं एक आईएएस बनकर के जो है पूरे ज़िले का विकास करूंगा, मैं एक साधु या सन्यासी बनकर के ऐसा प्रवचन दूंगा कि समाज जो है सुधर जाएगा, मेरी बात तो मानेंगे। तो उस तरह की उसमें नहीं कि बच्चे के अंदर जो है वो जो उसकी विचारधाराएं होती हैं वो हिलोरे मारती हैं कि बच्चा हवाई जहाज़ चलाने के बाद सोचता है, सेना में जा कर के सोचता है मैं एक सैनिक बन कर के समाज की सेवा करूंगा, जा कर के दुश्मनों को जो है अटैक करूंगा और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दूंगा, अपने देश की रक्षा करूंगा। तो इस तरीके से इस अवस्था में बच्चे प्रशंसा कर, और नाम से ही आप समझ लें कि प्रशंसा की अवस्था कौन, ये ऐसा पूछा जाएगा। प्रशंसा की अवस्था आपकी, ये जो नैतिक स्तर आपका है, ये आपका 11 से लेकर के 18 वर्ष तक का है, और इसको 2 भागों में उन्होंने बांटा है। तो अब अगर कहेगा कि जो है प्रशंसा की अवस्था है, तो 11 से लेकर के 18 वर्ष तक की है आपकी प्रशंसा की अवस्था, या 11 से लेकर 18 वर्ष तक की कौन सी अवस्था है? प्रशंसा की अवस्था है। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कौन सी अवस्था है? ये अवस्था है आपकी नैतिक स्तर की दूसरी, नैतिक जो है स्तर की दूसरी अवस्था।
तो इस तरीके से अच्छा लड़का बनना चाहता है, अच्छी लड़की हो चाहे लड़का हो, वो अच्छा बनने का प्रयास करता है। तो यहाँ ये था। और इसमें जो है पहले स्तर की अवस्था में, अब यहाँ ये अगर हम इसको दूसरी अवस्था कहेंगे तो वो चौथी अवस्था हो जाएगी। कौन सी अवस्था हो जाएगी? चौथी अवस्था हो जाएगी। अगर हम इसको कहेंगे तो वो चौथी अवस्था हो जाएगी। तो चौथी अवस्था क्या है कि सत्ता एवं सामाजिक की अवस्था, सत्ता एवं या मान लीजिए चौथा लिख देते हैं, सत्ता एवं सामाजिक अवस्था, सत्ता एवं सामाजिक अवस्था, ठीक है। और इसमें स्व पहचान की अवस्था, ठीक है, स्व पहचान की अवस्था। और इसके भूमिका निर्धारण की अवस्था। और इसको कहेंगे समाज में सम्मान की अवस्था, समाज में सम्मान की अवस्था। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, या जो है स्व पहचान, अपने की पहचान, भूमिका निर्धारण, समाज में सम्मान, सत्ता एवं सामाजिक लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो इसमें बच्चा क्या करता है कि बच्चा जो है अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ ऐसे कार्य करता है, समाज से उसका संबंध प्रगाढ़ हो जाता है। इस समाज से उसका संबंध जो है हो जाता है और समाज में वह रह करके अपनी पहचान बनाने का प्रयास करता है कि मैं जो है कुछ ऐसा कार्य करूं कि मेरी पहचान हो और मेरा कुछ अपना एक रोल हो। जैसे आप देखेंगे कि युवक बच्चे हैं, कहीं कहीं जो है खेल का प्रदर्शन करवा देते हैं, टूर्नामेंट वगैरह करवा देते हैं कि भाई मेरी एक अपनी पहचान होगी, फलां ने टूर्नामेंट करवाया था। आजकल देख रहे हैं। और कहीं कोई विपद आ गई, बाढ़ आ गई या इस तरीके की कोई समस्या आ गई, तो वहाँ बच्चे अपनी एक सोसाइटी कुछ ग्रुप बना करके वहाँ ले जा करके कुछ कहीं से कलेक्ट करके वहाँ जो है वो डोनेट करने का काम करते हैं। जैसे रक्तदान शिविर लगवा देते हैं। रक्तदान शिविर में बच्चे रक्तदान करते हैं और वो चाहते हैं कि मेरी एक पहचान हो, मेरी एक भूमिका हो और समाज में मुझको एक सम्मान मिले। तो इस तरीके से ये नैतिक स्तर की आपकी दूसरी अवस्था थी, जिसे हम कहेंगे चौथी अवस्था। तो इस तरीके से आपकी 4 अवस्थाएं हो गई। अगला था अगला आपका है, अब देखेंगे ये कोहर मॉरल डेवलपमेंट थियरी में आपका लास्ट बचा हुआ है तीसरा स्तर। तीसरा स्तर में क्या है? तीसरा स्तर आपका है पश्च नैतिक स्तर। पश्च परंपरागत स्तर। पश्च रूढ़िगत स्तर। पश्च औपचारिक स्तर। इस नाम से आप समझ लेंगे। और इसकी जो आय काल होती है 18 से